नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी। बात करेंगे देश की नमस्कार। स्थितियों पर। सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और पत्रम पुष्पम सहयोग भी करते रहें। भाऊ, ये सिंदूर का जो यात्रा चल रही थी, ये तो बीजेपी ने मना कर दिया कि साहब हमने तो इस तरह की कोई यात्रा करी नहीं कि ये सिंदूर यात्रा जो है। लेकिन उसके बाद भी लोग जो है अपने मांग में बार-बार जबरदस्ती ले लेके सिंदूर भर रहे हैं। नहीं तो ये चलता, देखो पहली बार ये हो गया है कि लोग खुद एक्शन शुरू कर देते। एक बात आप समझ लो कि युद्ध विराम हो गया था, लेकिन उसके बाद जो टर्की और अजरबैजान पर एक्शन पब्लिक ने शुरू कर दी, गवर्नमेंट बाद में आई है। टूरिज्म और ये बात सेव वगैरह जिसका इंपोर्ट होता था मार्बल का, इस पर बैन तो लोगों ने पहले लगाया, बाद में गवर्नमेंट आ गई। तो ये पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट पब्लिक को फॉलो कर रही है, पब्लिक की इमोशंस फॉलो कर रही है। बाद में अलग अलग लोग आ गए, होटल इंडस्ट्री आ गई कि भाई टर्की से आने वालों के लिए बुकिंग नहीं करेंगे। फिर फिल्म वालों ने, इम्पा ने डिक्लेयर कर दिया कि हम टर्की और अजरबैजान में शूटिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट तो बहुत बाद में आई, क्या जेएनयू का जो अग्रीमेंट वगैरह तोड़ दिया। तो ये लोगों का जो माइंड सेट है अभी ये सेट हो गया और ये अभी रुकने वाला नहीं है। और एक साथ कितना हो गया देखो, मैं अभी मेरा एक वीडियो आ जाएगा कि मैंने उसका हेडिंग ही दिया है कि जी। केशु भाई अमेरिका, केशु हाँ। भाई अमेरिका, शंकर सिंह चाइना और नरेंद्र भारत, ये हेडिंग दिया है मैंने। मोदी की स्टाइल जो है पॉलिटिक्स की, वो आप गुजरात से देखो शुरू होती है और अभी भी वही स्टाइल है जिसको इन्वेस्टिगेशन मध्ये मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं। ये दो दिग्गजों को लड़ाते हैं और खुद आगे निकल आते हैं। अब टैरिफ लगाकर ट्रंप फंस गया, चाइना और उसकी लड़ाई शुरू हो गई, बीच में पहलगाम हो गया, हम आगे आ गए और आज चाइना और अमेरिका दोनों की ही हालत बुरी है और मोदी आगे निकल गए। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, ये जब तक मेरा ख्याल है कि लोग नहीं समझते तब तक मोदी को हराना मुश्किल है। इनकी मोडस ऑपरेंडी समझ लो, ये बात हम्म। बड़ी है, छोटी नहीं है। हम्म। तो ये अगर ये नहीं समझ पा रहे, ये ना गुजरात वाले समझ पाए, ना नेशनल लेवल पर समझ पाए, अब इंटरनेशनल लेवल पर वही हो रहा है। मोदी इज माय फ्रेंड वगैरह बोल रहा था, उसको फ्रेंड का मतलब अब पता चल रहा है। तो मोदी फ्रेंड भी होता है, लेकिन एक बात है, वो गुजराती भी है और गुजराती जहां कहीं जाएंगे वहां अपनी दुकान तो चलाएंगे, हाँ। ये मत भूलो। अब बहुत सारे पटेल, शाह, मेहता अमेरिका में बसे, लेकिन इंडियन कम्युनिटी में बार बार जाकर भी ट्रंप इनको समझ नहीं पाया। तो ये जो चल रहा है वो, अब मोदी ने सब लोगों को साथ लिया है और ये छोटी बात नहीं है। आप समझो, जब 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उस वक्त तो गुजरात केओस में था, उसको सेटल कर दिया और इस ढंग से सेटल कर दिया कि मोदी जी जिसको बिठाएंगे वो चीफ मिनिस्टर, नाम और व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ढंग है उनका। अब देखो, मैंने शुरू से बोल दिया था 300 से 240 पर आए, उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उस वक्त वो कोट किया था एंड्रू जैक्सन को, जो अमेरिका का 7वां प्रेसिडेंट था। उसका एक ये कोट है, वचन है, वन मैन विथ अ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। तो 300 हो, 240 हो या 282 हो, उससे मोदी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी के पास साहस है। अगर ये बात आप समझ लेते हो तो आप मोदी को डील कर सकते हो, मोदी को हैंडल कर सकते हो, मोदी को मैनिपुलेट कर सकते हो। जब ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे की बात ये क्या समझेंगे। पूरा क्योस कर दिया देखो,
और आज दुनिया की तरफ आप बारीकी से देखो, एक ही गवर्नमेंट, एक ही नेशनल लीडर स्टेबल है, वो है भारत और मोदी। तो ये तिरंगा यात्रा वगैरह चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ के हर पार्टी में संजय राउत होते हैं, वो अपनी तरीके से बोलते रहते, करते रहते, उसको सीरियसली लेना नहीं है, टाइम पास के लिए लेना है, लेकिन सीरियसली लेने की ये चीज नहीं है। तो इसलिए बीजेपी वाले बोले ना बोले छोड़ दो। अब कांग्रेस में भी क्या हो गया, थरूर, आनंद शर्मा, मनीष वगैरह, देखो ना क्या हो रहा है। राहुल गांधी को अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, ना ट्रम्प को अमेरिका संभल रही है, ना चाइना को शी जिनपिंग को चाइना संभल रहा है। शाहबाज की बात ही मत करो। एक खंबा है। जब मैं हमेशा बोलता रहा कि ये विश्व गुरु बोलते थे ना, वो गुरु नहीं है, गुरुत्व है। यानी पोल होता है जिसके आर गोल पूरी दुनिया घूमती है, उसको हम मराठी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते। हाँ, तो गुरु लोग विश्व गुरु करके बैठे, लेकिन वो पूरे अगला जो है गुरुत्वाकर्षण, वो लोगों को समझ में नहीं आया। वो 11 साल में कहां पहुंचा है, देखो कहां पहुंचा है। अब 2022 में जो एक गलती से अंबाला से छूटा हुआ ब्रह्मोस था, वो जाकर मियां छन्नू में गिर गया, 120 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर। इनको पता तक नहीं चला, और फिर भारत ने माफी मांगी, उस एयरमैन को सस्पेंड कर दिया। लेकिन वो तो असली ट्रायल थी ना, असली ट्रायल वो थी 3 साल बाद जो भेजने थे, वहां पिन पॉइंटेड गए। तो मोदी माफी भी मांगता है, वो डेंजरस होती है। तो ये इसके तरीके समझना जरूरी है। अब देखो मॉक ड्रिल शुरू कर दिए, तो कुछ और होने वाला है, ना कि डायरेक्ट वॉर होने वाला है। वहां भी आपको याद होगा 4, 5, 6 तारीख को मॉक ड्रिल होती थी, और ये देखते रहे कारवा गुजार कारवा वो गुजर। मॉक ड्रिल जो थी वो 8 तारीख को थी, और 7 ये और 8 की रात में ही हमला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 और 7। यही तो फर्क होता है। देखो, एक हिटलर की हिस्ट्री में मैंने जनरल रोमेल का नाम पढ़ा है। वो जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स बोलते थे, डेजर्ट फॉक्स, यानी रेगिस्तान का रेगिस्तान की लोमड़ी। तो वो डेकॉय खड़ा करता था और वहां खबरें भेजता था, और डेकॉय पर हमले होते थे, फिर जो आगे हमला करने आए उन पर ये हमला करता था। तो ये स्ट्रेटेजी होती है ना, स्ट्रेटेजी होती है। और हमेशा एक बात, मशीन के पीछे इंसान इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यूक्रेन में S-400 फेल हो गया और हमारे यहाँ सक्सेसफुल हो गया। और जो मेरे सुनने में खबर आई है, बड़ो बढ़िया खबर है, कम से जी। कम 20,000 से ज्यादा इंडिजिनस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। ये मैं आपको बिल्कुल अंदरूनी खबर बता रहा हूं। अब 20,000 ड्रोन किस लिए चाहिए सोचो। ये पब्लिक की खबर नहीं है, ये अंदरूनी खबर है। हाँ, तो अब वैसे भी तो बेचारे मतलब पाकिस्तान के समझो जो है वो कि इनके लिए मिसाइल की भी पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं है। ये ड्रोन से भी निपटे जा सकते हैं, इसका ड्रोन कॉन्फिडेंस आ गया। पहले पहले 2 रातों में तो ड्रोन से ही निपटा दिए गए थे। ओंकार जी से पूछो हाँ, ना ये साहब, वो इस समय तो सबसे बड़ा मामला ये चल रहा है कि चारों तरफ से धरपकड़ हो रही है जोरदार। रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब जगह से पकड़े जा रहे हैं, हाँ, और आपके इंडियन एयर फोर्स के जो मालवाहक जहाज हैं उनमें भर भर के भेजे जा रहे हैं जम के। बांग्लादेश वालों को बीजीपी वाले जो हैं वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि देखिए इतने डाल दिए, इतने डाल दिए, इतने डाल दिए, लेकिन उसमें कोई रोक टोक ही नहीं हो रही।
अरे 5 साल हो गए, उसके बाद शाहीन बाग का बंदोबस्त हो रहा है। कागज नहीं दिखाएंगे, याद है ना आपको? हाँ जी। कागज नहीं दिखाएंगे। अब हिसार में शाहीन गिर गया, उसके बाद शाहीन बाग गिरेगी। मोदी जल्दबाजी में काम नहीं करते, एक बात आप पक्की समझ लो, पक्की समझ लो, वो जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करते। जो काम करना है पूरा बारीकी से उसका प्लानिंग होता है, और उसके बाद हो जाता है। और जब हो जाता है तब सर उठाकर जीना भी मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अब देखो, ये मॉक ड्रिल यहां चल रही है, और पाकिस्तान में क्या चल रहा है? वो जैशे मोहम्मद, तोयबा फोयबा जो कोई है, वो बाहर निकल कर जलसे कर रहे, इज्तेमा कर रहे। ये गधे इतना भी नहीं सोचते कि अगर वहां जाकर एक ब्राह्मोस गिर गया तो 1,500-2,000 तो वैसे एक ही जगह मर जाएंगे। हाँ, युद्ध विराम का मतलब समझ लो, उनको बिल से बाहर निकलना भी जरूरी होता है। क्योंकि इन्होंने कहा वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ये बोल के रखा है ना। छुप छुप के नहीं हो रहा है ना, जो कोई है आमने सामने। और वो उनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है हमने तो सब तैयारी कर ली थी, और नमाज के बाद, फजर के नमाज के बाद जाने वाले थे, उसके पहले ही ब्रह्मोस आ गया। वो जो है, बेचारे जितने भी हमारे पाकिस्तान आर्मी वाले और फील्ड मार्शल और सब कुछ भी करते हैं, उस पे वो रोज पानी डाल देता है, कहता है कि साहब नहीं नहीं, देखो एक बात होती है, कोई भी मशीन ला उससे मतलब नहीं होता। आपको याद होगा 71 के वॉर में उनके जो अमेरिका का सेबर जेट्स थे, हमारे बिल्कुल इंडिजिनस नेट नहीं गिराए थे। हमारा बिल्कुल छोटा एक एक बैठने वाला जगह था उसमें, नेट में, और नेट ने उसके सेबर जेट को खत्म किया था। पैटर्न टैंक थे उसके पास, हमारे अकेले अब्दुल हमीद ने 8 टैंक उनके खत्म कर दिए थे। तो मैन बिहाइंड द मशीन इज इंपॉर्टेंट। और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो जॉन स्पेंसर है, उनका पेंटागन का बहुत बड़ा डायरेक्टर था, अब रिटायर हो गया, और कुछ वॉर इंस्टीट्यूट है वहां का प्रोफेसर है। उसने सबसे बढ़िया एक बात कही है कि भैया ये बाकी सब छोड़ो, इधर बिलियन डॉलर, उधर बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, ये छोड़ दो, सिंदूर से सीखो। ये उसने कहा है, अगर भविष्य की जंग आपको समझनी है, करनी है, तो सिंदूर से सीखो, ऐसा उसने बोला है। यानी 2 दिन में, 2 रात में, कुल मिलाकर 5-6 घंटे की कार्रवाई है, 5-6 घंटे की। और उसमें सिंदूर ने जो हासिल किया है, तुमने जिंदगी निकाल दी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो सिंदूर ने जो हासिल किया है उससे सीखो, ऐसा उसने बोला है, जॉन स्पेंसर। आप सर्च करो, आपको मिलेगा। हाँ हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ। तो फिर समझो ना। अरे पहली बात यह है कि जिस दिन 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया था, तब से लेकर तैयारियां चल रही है। ये तैयारियां अचानक आज की नहीं है। ये लोग वेस्टर्न लोग हैं जो स्ट्रेटेजी पेपर लिखते, थिंक टैंक चलाते, ये भूलते वी आर इंडियंस, हम भारतीय है। बेटी 5-6 साल की है ना, तब से बाप उसकी शादी के लिए पैसा जमाना शुरू करता है। भूलो मत, ये हमारी मेंटेलिटी है। उसको आगे चलकर 10-12 साल के बाद उसकी शादी करनी है, उसको कहाँ सेटल करना है, इसका प्लानिंग 10-12 साल हम करते बेटी के लिए। और मोदी 100% इंडियन है। तो ये ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए 15 दिन की प्लानिंग नहीं करता। हाँ, पहलगाम एक निमित्त है, बस उसने हमको कारण दिया ट्रायल लेने के लिए। इससे ज्यादा पहलगाम की अहमियत नहीं है, नहीं है। तो ये सोचकर अगर तो तगड़ी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इनसे लड़ना भी क्या है, इनसे लड़ना क्या है?
ये उनका मिसाइल हमारे पास आ भी नहीं सका, दिल्ली के लिए छोड़ा, वो हिसार में गिराया गया, हिसार में गिराया गया, उनके ड्रोन नहीं पहुंच पाए। वो तो टर्की तो दिवालिया हो गया, उनके ड्रोन इन्होंने इस्तेमाल किए थे। चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गई, भंगार हो गया, उसका कूड़ेदान में जाओ, कबाड़ा कर दिया। ओंकार जी के पास चलें थोड़ा। देखो देखो, एक बात समझ लो, युद्ध जो होता है ना, वॉर, जंग होती है, वो एक सोच होती है, वो हथियार उसके साधन होते हैं। ये सब हथियार पर, सब चीजों पर ध्यान देते। एक बात आपको याद दिला दूं कि चाइना ने आखिरी लड़ाई कौन सी लड़ी? वियतनाम की लड़ी। जब अमेरिका निकल गया तो चाइना ने कोशिश की थी उसको एक्सेस करने की, तो वो तो पूरे उजड़ गया हुआ मुल्क था, उनके पास हथियार कहाँ थे वियतनाम के पास? तो मैंने वो पढ़ा है, वो बांबू जो होता है, वो बांबू उन्होंने ऐसे जमीन में गाड़ दिए थे, उसको नोक बनाकर, और जब वो आते हैं तो वो वहां से घुमाएंगे जमीन के बाजू में, तो वो खड़े हो जाते हैं, तो उसको उन्होंने भाला बना दिया था, उसको चक्कू बना दिया था। वो उस पर चाइनीज को ऐसा परेशान किया, वो दौड़कर भाग कर निकल गए थे। वो चाइना की आखिरी लड़ाई है, जिसको अभी 45-40 साल हो गए। तो इनकी एयर डिफेंस वगैरह क्या है? इसकी टेस्ट कहां हुई है? अरे हमारे 22 लोग मरे, उनके 40 से ज्यादा हमने हाथों से मारे, हथियार भी नहीं था। गलवान में क्या था? वो चाइना की आखिरी लड़ाई है हमारे साथ, जो अभी अभी 4-5 साल पहले गलवान में हुआ है। वो तो हैरान हो गए, अरे इनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि वहां तुम आर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट है। तो उनके पास नहीं था, हमारे पास नहीं था, तो हमारे 22 मरे, लेकिन उनके 40 से ज्यादा मरे थे। और बॉडीज लेके जाने के लिए भी डर रहे थे, 4 दिन लग गए उनको बॉडी उठाने के लिए, क्योंकि दिमाग की लड़ाई हम लड़ते हैं, हमारे पास हथियार की जरूरत नहीं होती। जो कुछ है हम उसको हथियार बना सकते हैं। और मोदी अगर 100% इंडियन है, तो वो किसका भी, हवा का भी वेपनाइजेशन कर सकता है, पानी का तो करके दिखाया। अब मैंने आज ही सुबह एक कोई पाकिस्तान की पुरानी ये एक्ट्रेस है, उसको कराची एयरपोर्ट पर उसका वीडियो देखा। अरे यहाँ टॉयलेट में पानी नहीं है, वजू करने के लिए पानी नहीं, ऐसा वो एक्ट्रेस बोल रही है कराची एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हथियार का भय हमें मत दिखाओ। हम जब अपने पर आते हैं, मैं जो बोले इंडियन, देखो इसीलिए तो मैंने शुरुआत की कि टर्पिक और एक्शन किसने लिया? सरकार ने नहीं लिया है। मोदी ने इंडियन लोगों का माइंड जो है उसका वेपनाइजेशन किया है। अगर वो नहीं समझ पाओगे तो तुम नहीं लड़ पाओगे हमसे। सही है। ओंकार जी, वो जो मैंने प्रश्न पूछा था, जो आपके चारों तरफ दिल्ली में बताया कि साहब कोई 900 लोगों को पकड़ के भेज दिया गया है, ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है साहब। ये तो फिर कांग्रेस के वोटर्स का क्या होगा? संजय जी, हमें याद रखना चाहिए कि मोदी जी के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके का रहता है, और वो चीज़ों को पकने देते हैं। आप याद करें, जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला था, तो उस समय मीडिया में तमाम तरह के कयास चल रहे थे, अंदाजे लगाए जा रहे थे कि नई पार्लियामेंट में पहला बिल कौन सा आ सकता है, ताकि नई पार्लियामेंट के पहले सेशन को और उसमें होने वाले पहले विधायी कार्य को हमेशा याद रखा जाए। तो उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि महिला बिल आ सकता है। अच्छा, महिला बिल को अलग अलग सरकारें उससे पहले भी लाने का पाखंड तो करती रही, और जब उसको रखा गया तो उसकी प्रतियां जो हैं वो फाड़ करके उड़ाई गई पार्लियामेंट के भीतर, और फिर बरसों बरसों के लिए टलता रहा वो। लेकिन मोदी जी ने उसके लिए एक वातावरण बनाया, देश के भीतर भी महिलाओं की तरफ से एक प्रेशर बन गया, और उससे पहले
याद होगा हमें आपको कि राजपथ पर जो परेड थी उसमें हर परेड की अगुवाई महिला शक्ति को सौंपी गई थी और एक वातावरण पूरे देश में बना दिया गया था कि अगर इस समय इसका विरोध किया गया तो देश की महिलाएं नाराज हो जाएंगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी तरीके से एक फॉल्ट लाइन जो है वो अब पकड़ में आई जब ये पहलगाम में जेनोसाइड हुआ और उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वीजा पर आए हैं या जो यहाँ लॉन्ग वीजा पर हैं या जो मेडिकल वीजा पर हैं वो 48 घंटे में भारत छोड़ करके चले जाएं। और उसके बाद फॉल्ट लाइन समझ में आई, सामने आई कि साहब ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो पिछले 43 साल से यहाँ रह रही हैं, जिनकी दो दो और पीढ़ियां यहाँ तैयार हो गई। इसके अलावा ये भी चीज पकड़ में आई कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके शौहर तो रहते हैं पाकिस्तान में, वो वहां प्रेग्नेंट होती हैं और यहाँ आकर के बच्चों को जन्म देती हैं, उनकी परवरिश यहीं कर रही हैं। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो 80 करोड़ आबादी को वो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं या 5 लाख तक का आयुष्मान एक उनकी योजना है, अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, उसका फायदा उठा रही हैं। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें जो हैं वो सामने आ गई, बाय डिफॉल्ट आई लेकिन वो पकड़ में आ गई। और इस बहाने आप देखिए अहमदाबाद में जो तालाब के किनारे की पूरी बस्ती थी जिसमें हजारों घर बना लिए गए थे अवैध तरीके से, हालांकि सवाल ये भी उठेंगे कि ये जो इतनी भारी बस्ती बन गई तब वहाँ की अथॉरिटी क्या कर रही थी, वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, लेकिन एक वातावरण होता है, एक समय होता है और उसमें फिर आप बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां करते हैं। तो वो ना केवल अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ, जूनागढ़ में हुआ, दिल्ली में जिसका आपने जिक्र किया यहाँ हुआ, और उत्तराखंड में तो बहुत समय से चल रहा है धामी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में जो नेपाल की सीमा से लगे हुए इलाके थे उन सब में जो अवैध तरीके से मस्जिदें बना दी गई थी, मदरसे बना दिए गए थे, दूसरे जो बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई थी, उन पर योगी जी का कई जिलों में बुलडोजर चला है। तो एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि शिप्स में भर करके इनको भेजा जा रहा है। इनमें रोहिंग्याज भी हैं, इनमें बांग्लादेशी भी हैं और बांग्लादेशियों को तो अलग अलग जगहों से पकड़ने के बाद उनकी सरहद में एक तरीके से धकेला जा रहा है। अब सरकार अगर विधायी तरीके, कानूनी तरीके से चलती तो इनकी अवैध घुसपैठ की धाराओं में और तमाम दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती, इनको कोर्ट्स कचहरी में पेश किया जाता, फिर इनके साथ इंट्रोगेशन होता, जांच पूरी होती, फिर ट्रायल शुरू होते और इसमें बरसों लग जाते हैं। ऑलरेडी हमारी तीनों स्तर की जो अदालतें हैं उन पर 5 करोड़ के आसपास मुकदमों का बोझ है और कितना लंबा समय लगता है ये हम आप सब जानते हैं। तो सरकार ने एक सीधा तरीका अपनाया कि जिनके पास भारत में जन्म लेने के प्रमाण नहीं हैं या पिछली 2-3 पीढ़ियां भारत की नहीं हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने यहाँ बच्चे पैदा भी कर लिए आकर के अवैध तरीके से घुसपैठ करके उनको वापस भेज दिया जाए। और इसको लेकर के टेंशन भी हुई है सरहद पर। वहां बीएसएफ को एक पॉइंट पर तो गोली भी चलानी पड़ी है नियंत्रित करने के लिए चीजों को। वहां के कुछ मिलिट्री ऑफिसरों ने धमकी देने की भी कोशिश की, लेकिन पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, इनकी धमकी में आता कौन है, तो उनको उनकी हदें भी बताई गई हैं, उनकी हैसियत भी बताई गई है। तो कम से कम इस बहाने ही, ये बहाना कोई अच्छा नहीं था जो पहलगाम में हुआ है, लेकिन कम से कम इस नाते एक बहुत बड़ी सफाई का काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है अलग अलग राज्यों में जहां
भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है। लेकिन जहां नॉन एनडीए सरकारें हैं, यानी मोदी विरोधी या एनडीए विरोधी, सरकार विरोधी आप कह लीजिए, दलों की सरकारें हैं, वहां थोड़ी दिक्कतें हैं। पर देश का एक बड़ा हिस्सा, करीब 22 राज्य तो ऐसे हैं जहां या तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। तो वहां तो कम से कम ये काम बहुत तेज गति से चल रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। ये बरसों से अपेक्षित था, लंबित था, और जो हमारे अपने नागरिकों के मूल और मौलिक अधिकार थे, उनके हक थे, उनको ये लोग लूट रहे थे। और केवल इतना भर मामला नहीं था कि हमारी अर्थव्यवस्था पर ये बोझ बने हुए थे या हमारे हकों को मार रहे थे, बल्कि ये दुश्मन देशों के लिए जासूसी का काम भी कर रहे थे। और कई तरह की दूसरी दिक्कतें हमने तो ये भी देखा है मुंबई में और दूसरी जगहों पर, जब लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के झंडे सड़कों पर बिछा दिए, तो कुछ खातूनें जो हैं वो अपनी स्कूटी रोक करके उनको वहां से हटाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी आप रह रहे हैं यहाँ, खा रहे हैं यहाँ, बच्चों को पाल रहे, परिवारों को पाल रहे हैं यहाँ, और आप प्रेम कर रहे हैं पाकिस्तान से। किस पाकिस्तान से? जिसकी मिलिट्री के ऑफिसर आतंकवादियों के जनाजे में पहुंचते हैं सैल्यूट करने के लिए, और जिन आतंकवादियों के ताबूतों को वहां के नेशनल फ्लैग से ढका जाता है। ऐसी पाकिस्तान सरकार जो डे वन से भारत से दुश्मनी ही निकालने की कोशिश कर रही है, तरीके से हमारी भूमि पर कब्जा करने के लिए वो खून बहा रही है लोगों का, उनसे आप प्यार कर रहे हैं। तो एक बड़ा काम शुरू हुआ है साहब, देर से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सही दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। जी, भाऊ, दूसरी जो समस्या है वो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में पवन खेड़ा और उदित राज जैसे लोग जो हैं, उनको राहुल गांधी आगे लाकर और उनके ही जो लोग जाकर भारत के पक्ष में बोल रहे हैं, उनको एक प्रकार से झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने मोदी जी का प्रोग्राम उठा लिया है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। अच्छा। तो वो अपना योगदान कर रहे, राहुल गांधी अपना योगदान कर रहे हैं ना। देखो, देश के लिए हर एक को कुछ करना चाहिए, तो राहुल गांधी अपनी तरफ से कर रहे कि भाई ये शायद कांग्रेस को जिंदा करने की क्षमता रखने वाले हैं, तो इनको एक एक करके निकालो, एक एक करके निकालो। तो अब देखो, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ऐसे जो लोग कुछ करना चाहते, जो हमारे लिए हमारी और उनकी विचारधारा भले ठीक ना हो, लेकिन जो पार्टी खड़ी करना चाहते, तो ये उनकी टांग तोड़ देते। तो ये तो राहुल गांधी की खासियत है। और मुझे लगता है कि पहले ही 2014 के चुनाव में जो मोदी जी एक दो बार बोले थे कांग्रेस मुक्त भारत, वो उनको बहुत पसंद आई, और वो लगातार कोशिश में है कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे। तो इसलिए अब देखो, इसको रिस्पांस कितना आ रहा है कि भाई हमारे कितने हवाई जहाज गिरे, तो हमसे ज्यादा शाहबाज बता रहे हैं राहुल गांधी को कि भाई उनके इतने गिरे, उनके इतने गिरे। लेकिन रफाल गिर गया, ये तो शाहबाज नहीं बोल रहा है, और राहुल गांधी को वही चाहिए। अब और दूसरी बात है, जिस ढंग से गुलाम नबी आजाद हो, ओवैसी हो, थरूर हो, ये लोग दुनिया भर गए, इन्होंने जिस ढंग से ये सब क्या बोलते, भारत की भूमिका लोगों के सामने रखी है, उससे अंदरूनी पॉलिटिक्स भी खेला गया है। अब देखिए, बहुत जल्दी, शायद 1 महीने में मॉनसून सेशन शुरू हो जाएगा। उसमें राहुल गांधी और उनकी टीम, इंडिया अलायंस के कुछ लोग अपने अपने हथियार को धार लगाकर तेज करके रेडी बैठे होंगे
कि अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेशन नहीं बुलाया तो वो सब जो हमला है वो मानसून सेशन में होने वाला है कि ये क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, तुमने क्या किया, उसने क्या किया। तो मोदी जी और अमित शाह सीधे उठकर खड़े होंगे, अरे भैया तुम किस पार्टी को, कांग्रेस के हो। तो थरूर ने नहीं समझा तुमको, दुनिया को समझाने गए थे थरूर, अपनी पार्टी को नहीं समझा पाए। जरा एक काम करो, अपनी पार्टी के मीटिंग ले लो और थरूर आपको समझाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। फिर सुप्रिया सुले है, फिर वो क्या है कनीमोजी है, फिर ये हमारी क्या है प्रियंका चतुर्वेदी है। तो जो सवाल मानसून सेशन में उठाने वाले थे उनके जवाब पहले से उनकी ही पार्टी से रटाए गए हैं। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। भाव इनकी सुन ली है शायद सरकार ने। मेरी सूचना ये है कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पे 24 जून को स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। तो ये 24 जून को बताएं, जवाब दें। नहीं, अभी एक बात आप समझ लो कि भाई ये कुछ घंटे का ऑपरेशन हुआ है, 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुआ है। ये 6-7 के कुछ 2 घंटे के लिए हुआ और 9-10 के दिन कुछ 3-4 घंटे का हुआ। तो इसके लिए पूरी दुनिया में 51 लोग भेजे गए, 60 डेलीगेशन भेजे गए, उसकी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। तो जो मानसून सेशन में सवाल पूछे जाने वाले हैं उसका जवाब अपोजिशन को ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने दुनिया को समझा, तुम ही इधर समझा दो, मिनिस्टर को समझाने की क्या जरूरत है। अगर दुनिया को आप समझा सकते हो तो आप क्या सवाल पूछ रहे हो। ये कितनी इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल पॉलिटिक्स खेली गई है और इसका हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे, इनको पता तक नहीं है कि डेलीगेशन भेजने के पीछे, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने के पीछे क्या राजनीति खेली गई है, इसका पता तक नहीं है किसी को, उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। यार थरूर ने बढ़िया हमारी लाइन थ्रू पेश की, वगैरह वगैरह चर्चा कर रही है, लेकिन मानसून सेशन में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल पूछने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है और इसका एनालिस्ट को भी पता नहीं है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या एनालिसिस करते हो आप, क्या एनालिसिस करते हो। मानसून के सेशन का आपका एजेंडा ही मोदी ने ब्रह्मोस से उड़ा दिया है और इसमें ये 7 ब्रह्मोस छोड़े, एक का नाम ओवैसी है, एक का नाम थरूर है, एक का नाम सुप्रिया सुले है, एक का तो आप समझो नहीं। लेकिन भाऊ संजय राउत तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल है। नहीं नहीं, वो चाइनीज क्या बोलते हैं, वो चाइनीज मिसाइल है, गिर गया बिना अच्छा फूटे गिर गया। संजय राउत तो चाइनीज मिसाइल है। तो देखो इतनी बारीकी से सोचा जाता है, इसका कारण आपको समझना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं जो कोई बात होती है तब कि मोदी हो शाह हो, वो सोते हैं तो सपने में भी पॉलिटिक्स करते हैं। अरे ये पाकिस्तान हमसे क्या लड़ेगा। अमित शाह के बेटे ने उनकी जो क्रिकेट की मेजबानी कर रहे थे उसमें ही पाकिस्तान को हरा दिया कि नहीं आएगा इंडिया पाकिस्तान। दुबई में दूसरा ये ले लो, और पाकिस्तान को दुबई में के खेलना पड़ा और उसमें भी हरा दिया। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था लेकिन भारत की टीम वहां नहीं खेल रही थी। ये अमित शाह के बेटे ने कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन। तो इनसे लड़ने का मतलब क्या है, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेटेजी लाते। अब जो कुछ एशिया कप है उसमें भी चल रहा है कि इसमें पाकिस्तान होगा तो नहीं खेलेंगे, तो भैया पाकिस्तान को ही निकाल दो एशिया कप से। और वो रो रहे, इससे 4 पैसे मिलते थे, चूल्हा जल जाता था, अब वो भी बंद हो गया उनके क्रिकेटर का। तो पॉलिटिक्स किस लेवल पर लेके जाते हैं मोदी, वो समझना जरूरी है।
ये इनके हथकंडे बहुत पुराने हो चुके, आउटडेटेड है, इनकी सिस्टम आउटडेटेड है, इनकी थिंकिंग आउटडेटेड है। कल एक मैंने CNN का कुछ एक वीडियो देखा, तो मोदी ने फिलिस्तीन पैलेस्टाइन पर जो जो बोला है उसको भी स्टूडेंट वीजा कैंसिल करो, भेज दो वापस। तो इसने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया ना। भारत में भी जो पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलेगा उसकी एडमिशन कैंसिल करो यूनिवर्सिटी से, ये हम भी कर सकते हैं। तो ये लेकिन हमारे यहाँ गद्दारों की कमी थोड़ा है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, ये शाहिद अफरीदी इस घटना के बाद अपनी सेना की विजय जुलूस का नेतृत्व कर रहा था, झंडे फहरा रहा था, वहां पे लहरा रहा था, और उसे दुबई में केरल की कम्युनिटी ने अपने प्रोग्राम में बुला करके सम्मानित किया है। तो हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी थोड़ा है, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग। देखो, ये तो अभी एक बात आप बोल रहे हैं कि कोरोना सर ऊपर उठा रहा है, ये निगेटिविटी मैं मानता हूं, ये निगेटिविटी हमने पूरे देश में फैला था, उसको कंट्रोल किया है, तो कहां से तो सर उठाएगा ना। तो ये अगर 70 साल से चल रहा है, तो अगर हम आज बंदोबस्त कर रहे हैं तो हम हो क्या रहा है देखो, क्या नहीं हुआ है मत देखो। मैं मानता हूं कि हमारे पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हम मोदी के लिए बस इतना कर सकते हैं कि हम पॉजिटिवली थिंकिंग करें। वो शाहिद अफरीदी को बुलाए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा देश जब इनके खिलाफ खड़ा होने लगा है तो इसका मतलब बहुत भारी है। अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के लोग ही उनकी आर्मी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलने लगे। अब बलूचिस्तान चल रहा था, अब सिंध में भी हो गया, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है ना। तो ये जो ऐसी करने वाले बातें करने वाले हैं, ये हमारे पास 70 साल से है ना, तो एक दिन में तो पूरा नहीं जाएगा। लॉकडाउन तो कम से कम 150 दिन चल रहा था, तो ये करने दो, जो करते हैं उनको करने दो। भाऊ, ऐसे लोग प्राइम टाइम पेश कर रहे हैं मीडिया हाउसेज में, जो ये कहते हैं कि साहब पीओके जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। इनको ये भी पता नहीं है कि 94 में बाकायदा संसद से प्रस्ताव पारित है। इनको ऐतिहासिक घटनाओं का भी पता नहीं है कि किस तरीके से पीओके पर कब्जा किया था और कैसे कैसे षड्यंत्र थे। ऐसे लोग प्राइम टाइम पेश करते हैं हमारे देश में। नहीं, ओमकार जी, एक बात समझ लो, आप उनके ट्रैप में मत जाओ। उनका ट्रैप तोड़ना कैसे सोचो। अब मुझे 15 दिन पहले एक बात है, मुझे मराठी चैनल पर बुलाया था और संजय राउत ने ये लिखा है सामना में, उसमें ये लिखा है। मैंने बोला सामना तो मैं पढ़ता नहीं। उसने बोला नहीं आपने पढ़ा होगा। मैंने बोला मैं कभी नहीं पढ़ता, मैं बिल्कुल नहीं सामना पढ़ता। आपके लिए बनाते, न्यूज चैनल वालों के लिए सामना निकलता है। शिवसैनिक भी नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हो, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो मुझे मत बुलाओ, मुझे मॉडल करके फ्री में इस्तेमाल मत करो, मैं चार्ज लगाता हूं। तो वो फंस गया एंकर, और वो इतना मराठी में वायरल हो गया कि मैंने बोला एक दिन कभी दिमाग में आ जाएगा कि भाई सामना में आज क्या आया है, तो मैं चौराहे पर जाऊंगा, जो कुत्ते बैठे रहते एक को पत्थर मारूंगा, वो भौंकना शुरू करेंगे, 15 मिनट देखूंगा, वापस आऊंगा, मुझे पता चलेगा कि सामना में आज क्या आया है। तो उसका वो जो नैरेटिव था वही सब डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो बोलते, देखो 1% भी लोग टीवी के चैनल का प्राइम टाइम नहीं देखते, सिर्फ ओमकार देखते हैं, सिर्फ भाऊ देखता है, सिर्फ कौन देखता है, संजय देखते हैं। अब ये बात समझ लो, आपको उकसाने के लिए ही ये बातें की जाती है कि उनके हाथ से नैरेटिव और इनिशिएटिव निकल गया है, तो हम उस पर चर्चा करें। इसीलिए जो आप बोल रहे प्राइम टाइम बोलते हैं कि बोले यूट्यूब पर आना है, तो भाई ये यूट्यूबर है उनको उकसाओ, जिनको ज्यादा देखा जाता है उनको उकसाना है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं ना। हम ही इनको चर्चा में लाते हैं जो मेन स्ट्रीम में खत्म हो चुके हैं, इनको देखता कौन है।
आजकल मुझे एक मार्केटिंग वाला मिला था, वो बोल रहा था ये सब इसमें मार्केटिंग करता है, वो बोलता है आजकल मीडिया से कोई लीडर डरता नहीं है, वो यूट्यूबर से डरता है, क्योंकि अच्छा। चैनल के मालिक को खरीद लिया तो एंकर का गला दबा सकते हैं, गर्दन दबा सकते हैं, उस पर कुछ नहीं आएगा, वो जो चल रही है न्यूज उतार सकते हैं, मालिक को पैसा दो। यूट्यूबर कितने खरीदेगा? तो आजकल पॉलिटिशियन यूट्यूबर को डरते हैं, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, एक को पैसा दो तो 100 लोगों का मुंह नहीं बंद हो सकता। तो इसलिए ये हमको उकसाते हैं ताकि हम बोले तो फैल जाएगा। तो ये बात हमको समझनी चाहिए, हम उसको कितना रिस्पॉन्ड करें। मैं इस पे आपको बात बता दूं कि एक कॉलेज के समय की बात है, मैं ऐसे हम ट्रेकिंग को गए थे और हमारे दोस्तों ने मुझे उल्लू बनाया था। तो मैं तो पीता वगैरह नहीं, वो सब विस्की वगैरह ले रहे थे, तो मुझे बोले इतना लोनावाला वो ठंड सर्द में भीजे हो तो बहुत तकलीफ होगी, तो मालिश करता हूँ। उसने मेरी पैर को वगैरह स्लो में लगा दिया, मुझे मालूम नहीं था। वो इतने जलने लगा, पूरी रात में नहीं सोया था। लेकिन जब जलने लगा तब मुझे पता चला मैं उल्लू बना हूं। अब अगर मैं मान लेता तो उनकी जीत होती। तो मैं पड़ा रहा चद्दर के नीचे, ना आवाज दिखा ली, तो वो भी देखते रहे ये चिल्ला क्यों नहीं रहा है, ये चिल्ला क्यों नहीं रहा है। तो सुबह तक फिर बीच में 3:30-4 बजे उसने जिसने लगाया था उसने बोला भाऊ कैसा लग रहा है, मैंने बोला बड़ा आराम पड़ा है, फिर से लगा लो। तो अभी मुझे मालूम था साले ने हाथ से लगाया तो इसका भी हाथ जलता होगा ना, तो बोला नहीं। तो उसके बाद 3.5 महीने तक उनको पता नहीं था कि मुझे जलन हुई थी। तो 2-3 दिन के बाद निकलता था सवाल, अरे यार कमाल है, तुझे वो कुछ कैसा नहीं हुआ, वो बहुत जलन करता है। मैंने 3.5 साल के बाद मैंने बता दिया कि सालो मुझे भी जलन हुई थी, लेकिन बता नहीं दिया, नहीं तो तुम जीत जाते। तुमने मुझे उल्लू बनाया, लेकिन मैंने ही तुमको उल्लू बनाया। कॉलेज के जमाने की बात है। तो ये बात है ना कि जब उकसाने की कोशिश होती है तब बिल्कुल ठंडा दिमाग रखो। तो ये बोलते रहेंगे, इनको कौन प्राइम टाइम सुनता है? बिल्कुल नहीं सुनता। इसलिए उनका पूरा रेवेन्यू मॉडल गया, इनको कोई सुनता नहीं। और इसीलिए तो एक फर्क देखो, आप एक फर्क देखो, टर्की और अजरबैजान पर जो बाइकॉट हुआ है, वो बाइकॉट इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो गया, उसका सबूत है। जनता अपने आप राष्ट्रवाद पर काम करने लगी है, डिसीजन लेने लगी, क्योंकि ये इनको सुनती ही नहीं, हम सुनते हैं। और इसलिए हम उनको जवाब देने की कोशिश करते, लेकिन हम जब इनको जवाब देना चाहते तो हम इनको लेकर हमारे श्रोता के पास जाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कुछ बची नहीं है। ये चाइनीज मिसाइल हो गए, ये टर्की के ड्रोन बन गए। और भी समस्या है ओंकार जी, वो सलमान खुर्शीद जो है, अब उनका तो ये आसानी से कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो विशेष कम्युनिटी से आते हैं। अब वो वहाँ बैठ के जापान में, इंडोनेशिया में वो कह रहे हैं कि साहब कि ये 370 हटने से बड़ा फायदा हुआ है। तो ये तो भाई राहुल गांधी कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं? रुक जाइए संजय जी थोड़ा सा, ये सारे इसी लाइन पर आएंगे जिस लाइन पर अभी सलमान दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ समय बाद जो है, राहुल गांधी तो बैडमिंटन खेल रहे हैं और जुजुत्सु के क्लासेस ले रहे हैं। वो तो ठीक है, ये वो कुछ समय मैकेनिक बन जाते हैं, कभी मिस्त्री बन जाते हैं, वो तो चलता रहता है। राहुल तो अपना एंटरटेनमेंट करते हैं ना इस तरीके से। अरे बच्चा है तो खेलेगा नहीं, खिलौने से तो करेगा क्या? अब इनकी गलती है, उसको अपोजिशन लीडर बना दिया, तो वो तो पार्लियामेंट को ही खिलौना समझेगा ना, उसकी क्या बेचारे की गलती है? आपकी पोती है ओंकार जी, आपको पता होना चाहिए बच्चे कैसे खेलते हैं, किसी भी चीज से खेलते हैं ना। तो हम
जो चीजें टूटे ना उसके लिए हम बच्चों से बचा कर रखते हैं। अब ये अगर सोनिया गांधी को और खड़गे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? ये धीरे धीरे सारे वही काम करेंगे जो मोदी जी करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये पूजा पाठ भी फिर से शुरू करेंगे, ये उसी तरह के वस्त्र भी पहनेंगे, ये गंगा जी में जाकर के डुबकी भी लगाएंगे, तमाम काम करेंगे ये। बस थोड़ा सा मेरे विचार से एक आध चुनाव और लोकसभा का हो जाए, उसके बाद ये इसी लाइन पर आएंगे और जनता, इस देश की जनता इनको मजबूर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक दोस्त है, सोशलिस्ट है उस पुराने जमाने का, तो वो अभी भी सोशलिस्ट है। तो उसने 14 के चुनाव के बाद मुझे बोला था, क्योंकि मैंने किताब लिखी थी, मैं आर्ग्यू करता था। बोला ठीक है, तेरा अंदाजा सही निकला, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और आगे क्या होगा? तो मैंने बोला था वर्ल्ड लीडर बनेगा, नेशनल हुआ इसके बाद वर्ल्ड लीडर बनेगा। वो बोला भाऊ इतना आसान है। मैंने बोला यार तू 10-15 साल थोड़ा जिंदा रह के देखना, पूरी दुनिया इसके पैरों तले आ जाएगी भाई। पूरे दुनिया का, पूरी पृथ्वी का गुजरात करके दे। समझ लो आप मैं क्या बोल रहा हूं, समझ लो आप। दुनिया और लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मोदी जी डेवलपमेंट चाहिए और आतंक का खत्म करना ही, ये लगातार 10 साल से बोल रहे हैं। और सिचुएशन कैसे बदलती आई देखो, सिचुएशन कैसे बदलती है। आज अब तो देखो यूरोप आप, में जिस वो नीतीश कुमार जो है वो बिहार में, उन्होंने तो बाकायदा पूरे सभा को खड़ा करके और स्वागत करवाया प्रधानमंत्री का, और साथ में वो लोग जो परेशान हो रहे थे जातीय जनगणना से, उनके लिए उन्होंने सवर्ण आयोग, उच्च जाति आयोग की घोषणा कर दी है। तो ये तो जातीय जनगणना का दुरुपयोग हो रहा है। अब आप उस घटना को याद करिए ना, हाँ। जब इन्होंने कार्यकारिणी की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, और इन्होंने डिनर होस्ट किया था, और जब इनको पता लगा कि नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं तो वो डिनर इन्होंने कैंसिल कर दिया था, अपने आप को नरेंद्र मोदी से अलग कर दिखाने के लिए, करने के लिए, और एक कम्युनिटी में मैसेज भेजने के लिए। 2010 के चुनाव में जी हाँ। बिहार के। और आज देखिए आप, वो हाथ जोड़ करके बराबर में बैठे रहते हैं मोदी जी के। कभी मोदी जी का हाथ पकड़ के देखते हैं, कभी उनकी चिरौरी करते हैं। और आप देखिए ना, एक समय में जनता दल यू और महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई की भूमिका में थे। वो इनसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते थे, इनकी ज्यादा सीटें आती थी। और महाराष्ट्र में तो भाऊ गवाह है कि क्या हश्र हुआ है, उद्धव ठाकरे की सारी हैकड़ी निकाल करके रख दी। आज हालत ये है कि जो बाला साहब ठाकरे मातोश्री की सीढ़ियां नहीं उतरते थे, किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाते थे, ये अब होटल होटल घूमते हैं, ये 10 जनपद में हाजिरी लगाते हैं, ये सिल्वर ओक जाते हैं, ये कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। और इनकी पार्टी टूट गई, इनका सिंबल भी गया, इनका सब कुछ छिन गया, जनाधार चला गया। और जनता दल यू का क्या हाल है आज बिहार में? 43 सीटें आई थी विधानसभा की, और भारतीय जनता पार्टी की 75 से ज्यादा सीटें आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तो नीतीश बाबू को 2014 में लोक चुनाव होने से पहले लोकसभा में नीतीश की 20 सीटें थी और बीजेपी की 12 सीटें थी। चुनाव के बाद बीजेपी की 22 हो गई, उसमें से 5 उनको देकर बाद में 2019 में लड़े थे। तो ये होता रहता है। देखो मोदी जी, इसीलिए तो मैंने बोला ना, नीतीश की तो 2 सीटें आई थी केवल, केशु भाई अमेरिका। और 2012 में केशु भाई ने अलग पार्टी बनाई मोदी को खत्म करने के लिए। तो मोदी ने उनकी अकेली सीट छोड़कर बाकी सब जगह वो हार गई उनकी पार्टी, लेकिन खुद मोदी जीत गए
तो पहला पेड़ा उन्होंने केशुभाई को खिलाया था, वो भूलो मत। वो बड़े पुलका इनवाइट करके मुनीर को, शाहबाज को बिरयानी खिलाएंगे, ट्रम्प को भी टर्की खिलाएंगे। बात समझ लो आप, मोदी जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते। वो उनको क्या बोलते हैं, ट्रम्प को टर्की होती है ना उनकी, क्या होता है वो, उनका एक फंक्शन होता है, उसमें ट्रम्प को भी टर्की खिलाएंगे। बिल्कुल आसानी से जाते हैं, तो बिल्कुल इरिटेट नहीं होते उनकी। मुझे बहुत अजीब लगता है कि हमारे घर में थोड़ी सी बात होती है तो हम इरिटेट होते हैं, ये इंसान इरिटेट नहीं होता, ठंडे दिमाग से करता है। जोर का झटका धीरे से लगे, तो बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा। और ट्रम्प को भी लग गया जोर का झटका धीरे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो उधर उसके खिलाफ हो गए ना, एप्पल, वो बोइंग, सब चढ़ बैठे अभी उस पर। इसने रिएक्ट किया नहीं किया, मोदी जी रिएक्ट नहीं होते, वो आसानी से अपने को सेव कर लेते और बाकी को लड़ो। और भाव एक घटना और हो गई ना, इन्होंने एलन मस्क को कहा था कि भारत में टेस्ला की यूनिट मत डालो। आज देखो ना, एलन मस्क भी इनसे अलग हो गए। हाँ बिल्कुल। भाई अपने बिजनेस पर कौन लात मरवाना चाहेगा? बिल्कुल। तुम्हारे कहने से वो टेस्ला की कंपनी यहाँ ना डाले। और टिम कुक को ये प्रेशराइज कर रहे थे कि आप भारत में अपना कारोबार मत बढ़ाओ और अमेरिका में ही उत्पादन बढ़ाओ। उसने भी कह दिया कि हम 25% टैरिफ झेल लेंगे, वो फिर भी सस्ता मिलेगा अमेरिकियों को, पर हम भारत में अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। नहीं बिल्कुल, ये मैंने बोला ना, वो ओपरा का आप सुने, बढ़िया बोलिए, वो 40 मिनट का है उसका पॉडकास्ट अकेले का, लेकिन वो सुनने जैसा है। क्यों भारत ने क्या किया है पिछले 10 साल में, वो इतनी बारीकी से ओपरा ने कहा है, सुनने जैसे। आप कहीं से निकालो, सर्च करके वो सुनो। तो भारत इमर्जिंग महाशक्ति है, ये उसका कहना है। और क्यों है उसका, बड़ी बारीकी से उन्होंने, कि पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है वो सिर्फ मोटी है, बड़ी है, संख्या बड़ी है, लेकिन उसको उन्होंने नेशन कैसे मोदी ने बनाया। मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत अपना पूरा पॉपुलेशन लेकर एक नेशन बन के खड़ा हो रहा है। और जब नई ताकत उभरती है तो जो एस्टेब्लिश ताकत है उसको डर लगता है। आज अमेरिका को भारत से डर लग रहा है, उसने बहुत बढ़िया तरीके से समझा है, बहुत बढ़िया। अभी जब हम बात कर रहे हैं भाऊ, इस समय फ्लैश हो रहा है, चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जो है 7.4% है। बिल्कुल 7.4। दुनिया में कोई देश हमारे आसपास भी नहीं है। पाकिस्तान की 2.6। नहीं वो शाहबाज का मैंने कहीं देखा एक वीडियो, वो खुद ही बोलता है, हम कहीं जाते हैं तो लोग समझते हैं मांगने आए, हमने बोला मांगने नहीं आए। ये खुद शाहबाज बोल रहा है। एक बढ़िया वो यूट्यूबर का कोई पाकिस्तान के देखा मैंने, एक लड़की है, वो अलग अलग सवाल पूछती है, तो बोला पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में एक नंबर पर है क्या? तो एक इंसान, तो एक आदमी था पाकिस्तान का, बोलता बिल्कुल है। बोला क्या है? मांगने में है। बोला हम दुनिया भर भीख मांगने जाते हैं तो उसमें हम एक नंबर है। और एक दूसरा एक कोई बोल रहा था, इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा उस लड़की ने पूछा। तो बोला चांद पर जाने की जरूरत क्या है, हमको चांद पर जाने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्यों? अरे हम खुद चांद है। बोला थोड़े दिन ठहरो, हम ही चांद बन जाएंगे। वो लड़की ने पूछा कैसे? बोला चांद पर पानी मिलता है, चांद पर आटा मिलता है, चांद पर बिजली होती है। हाँ, तो बहुत जल्दी पाकिस्तान में ये सब मिलना बंद हो जाएगा, तो हम ही चांद बन जाएंगे, चांद पर जाने की क्या जरूरत है?
तो ये जो औकात समझ में आ रही है और मोदी उनको औकात समझा रहे हैं, और मोदी की आइडिया क्लियर है, हमको पीओके तो लेना है, लेकिन पूरा पाकिस्तान हमको अखंड भारत करके नहीं लेना है। अरे 25 करोड़ यहां लाओगे तो ये कहीं भी फैल सकते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करके रखना है, उनको न्यूट्रलाइज करके रखना है। तो खुशी से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है, इसका मतलब समझो। तुम्हारे टुकड़े करेंगे और तुमको हमारे नौकर गुलाम बनाकर रखेंगे। ये कहने का मतलब रोटी से खुश रहो, और रोटी की व्यवस्था हम करेंगे। टुकड़े टुकड़े में बट जाओ और हमारे आश्रय से रहो, खुश रहो। ये आइडिया है, और नहीं तो मेरी गोली है। तो मोदी देखो सिग्नल होता है, वो समझना जरूरी होता है, नहीं तो हम भी राजदीप बन जाएंगे। मोदी की समझने की कोशिश करते जाओ, दिमाग तेज हो जाता है कि ये आदमी क्या बोल रहा है, उसके क्या क्या मायने निकल सकते हैं। देखो मैंने तो नाम लिया नहीं था राजदीप का, आपने ले लिया। बिल्कुल ले लिया, बिल्कुल ले लिया, क्योंकि अब भी राजदीप ना हो इसकी मुझे चिंता है। मैं हमेशा मोदी जी बोले उसका मायने क्या क्या निकलता है ढूंढते रहता हूं, और अजीब अजीब निकल कर आता है। जितने निकालो उतने पहलू। आपको याद होगा जब हम उस दिन बोल रहे थे युद्ध विराम पर, तो मैंने क्या बोला था कि ट्रम्प को आपने सही ढंग से नहीं समझा। ट्रम्प के अलग अलग पहलू है, उसमें एक पहलू संजय राउत भी है, मैंने बोला था। आज ट्रम्प दुनिया की लेवल पर रोज क्या बोल रहा है, अपनी लेवल पर संजय राउत मुंबई में बोलता है, लेकिन दुनिया की मंच पर बिल्कुल संजय राउत कौन है, तो आपको उंगली उठाकर ट्रम्प को दिखाना पड़ेगा। दुनिया का संजय राउत है ट्रम्प। ये इंटरनेशनल संजय राउत है ना। ये अच्छा है, ये बिल्कुल सही आइडिया है। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया। भाऊ को और ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।